सो एवरीवन फाइन, सब बढ़िया है। कल हमारी आपकी चर्चा हो रही थी हड़प्पा सभ्यता को लेकर के। तो आज की क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता को लेकर चर्चा भी करेंगे और कल जो इनकम्प्लीट था, जो नहीं लिखा गया था, उसे कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को रिलेट करना आप धीरे धीरे सीखे होंगे। अगर आप इसके बाद कोई बुक आप पढ़ेंगे इतिहास की, तो मुझे लगता है आपकी समझ पहले से आज बेहतर होगी। आप रिलेट कर पाएंगे, वो चाहे हथियारों के बारे में हो, चाहे कृषि के बारे में हो, चाहे पशुपालन के बारे में हो, चाहे ताम्र युग के बारे में हो ना, धातुओं के प्रयोग से संबंधित हो, आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा समझ के पढ़ पाएंगे। ठीक है। अब आपके लिए ये बहुत नया सा नहीं रहेगा। अगर आपको किताबें मिल जाएंगी रिवीजन के लिए, तो आप किताबों को भी आसानी से रिलेट कर लेंगे। वहाँ 4 विकल्प दिए गए होंगे और उन चारों विकल्पों के अनुसार आप सही विकल्प पे भी चले जाएंगे। ठीक है। तो आज की शुरुआत हमारी आपकी जो हो रही है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। धीरे धीरे जब विकास का क्रम बढ़ा, पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक आए और मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल तक आए, तो हर समय डेवलपमेंट तो होता रहा। और डेवलपमेंट होते होते एक ऐसी सभ्यता की जानकारी हुई जो कि सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई। तो सिंधु नदी के आसपास विकसित होने के कारण हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता पहले कहते थे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि सिंधु नदी के सहायक नदियों पर भी ये दूर तक फैली हुई है। तो हम इसे सिंधु घाटी न कह करके सिंधु सभ्यता कहने लगे, क्योंकि सबसे पहला जब शहर यहाँ खोजा गया उसे आप हड़प्पा कहते हैं। इसीलिए इस सभ्यता को हम किस नाम से भी जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। वन आफ्टर अनदर मैं चर्चाएं करते चलता हूँ। आपको जो लिखने लायक लगेगा लिखिएगा, अदरवाइज मैं नोट बनवा भी दूंगा। ठीक है, नोट करवा भी दूंगा। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो त्रिभुजाकार एक सभ्यता है। जब आप भारत को देखेंगे तो ये वर्तमान समय से देखा जाए तो वर्तमान पाकिस्तान में फैली हुई है, भारत में फैली हुई है। ठीक है। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में फैली हुई है। तो ये पूरा का पूरा जब इसका आकार बनाया जाएगा तो आकार में देखोगे तो पीछे का पार्ट ऐसा और इधर आलमगीर तक फैला हुआ है, आलमगीरपुर तक फैला हुआ है, ऐसा दैमाबाद, मांडा ना, सुतका गेंडोर। तो ये पूरा का पूरा एरिया एक त्रिभुजाकार सभ्यता का निर्माण करता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कैसी है? ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगुलर है, मतलब कि त्रिभुजाकार एक सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वी बिंदु है हम उसे हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर आलमगीरपुर कहते हैं, जहां मेरठ, वर्तमान मेरठ के पास में आलमगीरपुर पड़ता है, जो कि पूर्वी शहर है। पश्चिमी शहर के बारे में बात की जाए तो ये वर्तमान पंजाब पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है, जिसे आप सुतका गेंडोर बोलते हैं। देखो ध्यान रखना, सुतका गेंडोर पंजाब में है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। सुरकोटडा उसी से रिलेटेड एक वर्ड है, सुरकोटडा जो है वो गुजरात में है। तो हाँ, घोड़े का होना हड़प्पा सभ्यता में बड़ा विवादित है, लेकिन एक जो है जौ मिला हुआ है, मतलब कि जबड़ा मिल रखा है, जिससे ये पता चलता है कि शायद घोड़ा ही रहा हो। तो घोड़े के साक्ष्य गुजरात के सुरकोटडा से प्राप्त होते हैं, ऐसी मान्यता है। लेकिन घोड़ा सच में था या नहीं था, ये विवाद है। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसे लेकर हड़प्पा सभ्यता में विवाद की स्थिति बनी हुई है, जिसमें क्लैरिटी नहीं है कि वो था कि नहीं था, तो वो घोड़ा है। और घोड़े का अगर साक्ष्य कहीं से प्राप्त हुआ माना जाता है तो वो सुरकोटडा गुजरात है। प्लीज इसे सुतका गेंडोर से रिलेट मत कर लीजिएगा। सुतका गेंडोर एक स्थल है जो कि सबसे पश्चिमी स्थल है। तो जब हम देखेंगे तो ऐसे पूरा का पूरा मैप बनाएंगे तो हमारे पास पूरब में कौन मिलेगा? आलमगीरपुर। पश्चिम में कौन मिलेगा? सुतका गेंडोर। ऊपर जम्मू कश्मीर में मिलेगा मांडा, मांडा चेनाब नदी के तट पर है। और दक्षिण में मिलेगा दैमाबाद। दक्षिण में क्या मिलेगा? दैमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के तट पर है। आपको पढ़ाते पढ़ाते 3 नदियों के भी नाम याद हो गए। हिंडन आलमगीरपुर से रिलेटेड है, प्रवरा दैमाबाद से रिलेटेड है, चिनाब मांडा से रिलेटेड, या मांडा चिनाब से रिलेटेड। पूर्वी बिंदु कौन सा था? आलमगीरपुर। पश्चिमी कौन सा था? सुतका गेंडोर। उत्तरी कौन सा है?
मांडा जम्मू कश्मीर में किस नदी के तट पर है? चिनाब। और दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? धर्माबाद। किस नदी के तट पर? प्रवरा। ठीक है। अब जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा हुई तो इसकी खुदाई में बहुत सारी चीजें प्राप्त की गई। साक्ष्यों में कहा जाता है कि देखा जाए तो लगभग 1500 स्थलों की खुदाई हो चुकी है। हड़प्पा सभ्यता में लगभग 1500 जगहों की खुदाई हो चुकी है, लेकिन इन 1500 जगहों में से जो कुछ प्रमुख नगर हैं जिनके बारे में पढ़ाई करनी होती है उनकी संख्या 7 है। तो वैसे तो स्थल अगर कहा जाए तो 1500 से ज्यादा स्थलों की खोज हड़प्पा सभ्यता में हो चुकी है, लेकिन इसमें से जो 7 प्रमुख नगर हैं जिसे आप बोलते हैं, एक को हड़प्पा बोलते हैं, मोहनजोदड़ो बोलते हैं, चन्हूदड़ो बोलते हैं, लोथल बोलते हैं, कालीबंगा बोलते हैं, ऐसे ही देखा जाए तो बनावली बोलते हैं और धौलावीरा बोलते हैं। ये 7 प्रमुख शहर हैं जिसके बारे में हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं। बाकी स्थलों को देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता एक विस्तृत सभ्यता है। अभी भी हम हड़प्पा सभ्यता की खोज ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम हड़प्पा सभ्यता को जान गए। स्टिल इट इज अंडर प्रोसेस। अभी भी लगातार खुदाई चल रही है। जैसे कि आज तक की खुदाई में हमें यह प्राप्त हुआ है कि हमें एक भी हथियार प्राप्त नहीं हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता में एक भी हथियार प्राप्त न होने से यह है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत लड़ाई झगड़ा नहीं करते हुए होंगे, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता एक बहुत ही शांति प्रिय सभ्यता के रूप में रही होगी। लेकिन मान लीजिए कि आज ऐसा हो जाए कि कहीं पर एक जगह खुदाई में प्राप्त हो जाए और वहां पे बहुत सारे हथियार इकट्ठे बरामद हो जाए, दबाए गए हों, तो हमारा तुरंत हिस्ट्री का पढ़ने का ना नजरिया बदल जाएगा। हम तुरंत कहेंगे कि हो सकता है कि कुछ जगह ऐसी रही हो जो शांति प्रिय न रहे हो, मतलब जो लड़ाई झगड़े पर भी विश्वास करते रहे। लेकिन वर्तमान स्थिति में हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? बहुत ही शांति प्रिय। बोलोगे क्यों? तो भैया ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे कि हम ये पता कर सके कि ये लोग लड़ाई झगड़े पर भी विश्वास करते थे। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता आते हैं, आपके प्रश्नों पे आएंगे थोड़ी देर। कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए। हाँ, एक जगह से तीर धनुष का साक्ष्य मिला है, लेकिन एक जगह से मात्र साक्ष्य मिल जाना उस पूरी सभ्यता को लड़ाकू नहीं बना देता। फिर से पूछे। हाँ, आप कह रहे हैं कि लकड़ी का हथियार रहा हो, मान लीजिए कि बहुत दिन में वो क्या हो गया हो, डिमोलिश कर गया हो, मतलब वो खराब हो गया हो। अगर ऐसा रहा होगा तो हो सकता है कहीं पर हथियार के कुछ बारीक अंश मिले हो ना। अगर मान लीजिए डिमोलिश ही हो गए हैं और हमें साक्ष्य मिल ही ना पाए तो हम तो कभी सिद्ध भी तो नहीं कर पाएंगे कि उस समय हथियार रहे ना। अगर लकड़ी के औजारों का प्रयोग होता रहा हो तो अगर आपका कहना सच मान लिया जाए और उसके कोई साक्ष्य ना मिल पाए तो इतिहास तो हम साक्ष्य के ही आधार पर पढ़ते हैं। इतिहास कल्पनाओं के आधार पर, मतलब बिना साक्ष्य के तो कल्पना नहीं कर सकते। हमें अगर ये पेन मिल जाए तो हम इस पेन पर सोच सकते हैं कि हो सकता है लिखने वाले लोग भी रहे होंगे, हो सकता है कि ये पेन ना होकर के औजार के रूप में प्रयोग की जाती रही होगी। बात समझ रहे? तो जब हमें पेन मिलेगा हम तभी इस पर अवलोकन स्टार्ट करेंगे। अब हमें अगर पेन मिले ही ना तो हम इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे कि कोई ऐसी पेन रही होगी जो कुछ दिन में विलुप्त हो गई होगी। समझ रहे? तो हम जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो हमें साहित्य में प्राप्त होता है, हम उसी के आधार पर इतिहास को पढ़ते हैं। आज भी इतिहास के पढ़ने के स्रोत हमारे पास लिमिटेड है। किसी किताब में कुछ लिखा मिल गया तो हमने उसके वेरिफिकेशन में काम लगा दिया। कभी कहीं पर मोहर मिल गई तो हम मोहर को पढ़ना चालू कर दिए, क्या लिखा है उस पर। अगर चित्र बने हैं तो हम कौन से जानवर उस समय रहते रहे होंगे, जिस जानवर से आदमी परिचित होगा उसी के तो चित्र बनाएंगे। तो मोहरों को पढ़ते हैं हम, इतिहास में साहित्य को पढ़ते हैं। हमें जो साक्ष्य प्राप्त है हम इतिहास को उसी नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने कहा अगर मान लीजिए कहीं पर बहुत सारे हथियार बरामद हो जाएं तो हम तुरंत अपने नजरियों को बदलते हुए ये कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ जगह ऐसी रही होगी या यह सभ्यता लड़ने पर भी विश्वास करती थी, या हो सके इसके लोग लड़ाके भी हुआ करते थे। अभी कहीं पर खुदाई में लगातार अभी चल रही है खुदाई। आप कहोगे सर इतने दिन में भी खुदाई पूरी नहीं हुई, तो भैया बड़ा स्लो प्रोसेस है। जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है ना, पुरातात्विक विभाग होता है, उसकी खुदाई बहुत स्लो है।
अब समझ लीजिए कि ये लोग मोर के पंखने से खुदाई करते हैं, मतलब कि मोर का पंख ले लेंगे, उससे थोड़ा सा खोदेंगे, फिर हाथ से ऐसे मिट्टी हटाएंगे। ये कोशिश करते हैं कि कोई धारदार चीज से खुदाई भी ना की जाए, ताकि कोई अगर वस्तु हो वहां पर उस पर खुरेच लग जाए, कोई एक लिपि हो जो समझने में दिक्कत पैदा कर दे। तो बड़ी स्लो प्रोसेसिंग है, मतलब 1 इंच की खुदाई भी ना अगर 1-8 बीघे जमीन है तो वो कई साल ले लेती है एकदम आराम से। मतलब अगर इनको ये नौकरी मिल गई कि यहाँ पे खुदाई करनी है तो जान लीजिए 10-20 साल के लिए लोग पहुंच जाते हैं, अपना मोर का पंख लेकर के वहां पे ऐसे धीरे धीरे खुरे देंगे ना। और कहीं थोड़ा सा भी मिल जाए कि कोई आकार मिल रहा है तो जान लो फिर उस आकार की पूरी खुदाई इतनी सहूलियत से करेंगे कि उसमें एक खुरेच मतलब थोड़ा सा भी वो ना आ पाए, समझ रहे? तो अब एक गड्ढा भी करने में ना इनको कई साल लग जाते हैं। और अगर कहीं पे पुरातत्व विभाग वहां पे कई चीजें मिलने लग जाएं, आप सारनाथ गए थे तो सारनाथ आप जब गए तो जो स्तूप मिला था, सोचिए कितना बारीकी से खोदा गया होगा कि उसके कोने भी बचाए गए, कि जो उसका नकाशी का कोना है कितना मतलब शार्प है वो भी बचा। हालांकि उसमें कुछ अपडेट भी किया गया है, बाद में कुछ उसको ठीक कर किया गया है, लेकिन अगर एक ईंटा भी चारों कोण का एकदम मतलब बिना हर्ट हुए मिल जाए, निकल जाए तो ये आसान नहीं। आपको एक ईंट निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप उसको निकालते निकालते थोड़ा बहुत तोड़ ही दोगे ना, पूरा ही तोड़ दोगे ना। लेकिन मानो वो लोग उसको एकदम सुरक्षित निकालते हैं, कोशिश करते हैं, ताकि उससे हमें शायद कला का पता लग जाए कैसी बनावट रहती रही हो। डन? तो बहुत स्लो प्रोसेस है। कल हो सकता है कि खुदाई में हमें कोई ऐसी धातु मिल जाए, घोड़े का ही कोई साक्ष्य मिल जाए और ये सिद्ध हो जाए कि घोड़ा था सच में ना। हाँ, लगातार प्रोसेस में है। अभी कुछ दिन पहले भी तो धौलावीरा से हमें ये पता लगा कि हमारी जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता वो 2700 नहीं बल्कि 3500 वर्ष पुरानी। कल हो सकता है कि कोई साक्ष्य हमें मिल जाए और पता लग जाए हमारी हड़प्पा सभ्यता 6000 वर्ष पुरानी है। और जब 6000 वर्ष पुरानी हो जाएगी तो हमारी हड़प्पा सभ्यता देश की अन्य देशों की जितनी सभ्यताएं थी उससे भी पुरानी सभ्यता मानी जाएगी। बात समझ रहे? तो अभी ये लगातार प्रक्रिया में है, अभी इसका कार्य पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, खुदाई हो रही है, साक्ष्य मिल रहे हैं, उसी पर इतिहास पढ़ा जा रहा है। हाँ हाँ भाई, मैं मोर के पंख बार बार कह रहा हूं तो आप ये मत सोचो मोर के पंख से। मोर का पंख इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि बहुत सॉफ्ट, मतलब कुछ भी चीज है डैमेज ना हो पाए, बहुत हल्के हाथों से, मतलब उंगली से थोड़ा सा अगर कोई चीज भी ले रखी है तो बहुत ऐसे ऐसे करके खुदाई करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके खुदाई करोगे तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, तो मोर के पंख का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन केवल उसी से खुदाई नहीं होती। नहीं तो आप जाओ मोर का पंख लेकर के मिट्टी को काटने की कोशिश करो और आप कहो सर इससे कैसे होता हो, तो प्रयोग किए जाते हैं ना, जरूरी नहीं इसी से हो। तो सर ये जो हड़प्पा सभ्यता मिला इसके 7 प्रमुख शहर हैं, 1500 से ज्यादा स्थलों की खुदाई हो चुकी है। 7 शहरों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ और बातें सुनेंगे। ऐसे करोगे तो घर का एंटीना पकड़ लेगा, सो जाओगे ना, फिर हम इतिहास पढ़ाते रह जाएंगे। फिर आप कल किसी से पूछेंगे कि बताओ क्या क्या पढ़ाए थे, थोड़ा एक बार रिवाइज करो। तो हड़प्पा सभ्यता एक बहुत विकसित सभ्यता है, इतनी विकसित सभ्यता है कि कहा जाता है ये ग्रिड सिस्टम पर बनी थी। इसका विकास ग्रिड पद्धति पर हुआ था। ग्रिड पद्धति का मतलब है जैसे कभी भी किसी नगर को अगर समकोण में विभाजित कर दिया जाए तो समकोण के विभाजन के बाद अगर आप समझेंगे तो एक ग्रिड ये हो गया, एक ग्रिड ये हो गया, एक ग्रिड ये, एक ग्रिड ये ना, तो अलग अलग ग्रिड पद्धति हो गई। तो अक्सर क्या होता था, हड़प्पा सभ्यता की समस्त सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर समकोण पर काटा करती थी। ये नगर नियोजन श्रेष्ठ नगर नियोजन है। आज भी अगर आप गलियों में घुस जाओ शहर के तो आपको नगर नियोजन बहुत व्यवस्थित नहीं मिलेगा जितना कि हड़प्पा में मिलता था। पता चले कि ऐसी ऐसी गली होगी जिसमें तुम्हारी बाइक केवल जा पाए, हो सकता है कभी बाइक ही ना जा पाए ना, ऐसा नगर नियोजन। बाहर देख लो, बारिश हो जाती है तो नाले से पानी बाहर आने लगता है और नाले पूरे ढके नहीं है। यहाँ से आप यहाँ से लेकर के चौराहे तक घूम जाओगे तो आपको मिलेगा कि उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में जो नाले या नालियां हुआ करती थी वो पूरी तरह से कवर्ड हुआ करती थी। कवर्ड के साथ साथ उसमें मैनहोल्स हुआ करते थे, मतलब सफाई की भी व्यवस्था थी। सफाई करनी है तो उसे उठाओ,
और सफाई करो फिर से ढक दो। तो हड़प्पा सभ्यता ग्रिड सिस्टम पर डेवलप्ड एक सबसे पहली नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा के बाद जब वैदिक काल आएगा तो वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता होगी, और वैदिक काल के बाद जब जैन और बौद्ध धर्म आएंगे तो वो फिर से नगर की क्रांति होगी। इसीलिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को हम दूसरी नगरीय क्रांति कहते हैं। पहली नगरीय क्रांति किसको कहेंगे? हड़प्पा को कहेंगे। तो हड़प्पा शहर बहुत व्यवस्थित था, एक दूसरे को 90 डिग्री पर ना सड़कें काटा करती थी, ग्रिड सिस्टम पर चीजें बनी हुई थी, और सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, जो मकान बने थे वो पक्की ईंटों के बने हुए। किसके बने थे? पक्की ईंटों के बने हुए थे मकान। कई एक जगह तो ऐसा है जो 2 भागों में बटा हुआ करता था, और कभी कभी कुछ कुछ जगह पर 3 भागों में डिवाइडेड है। 2 भाग में जहां डिवाइडेड होता था वहां पर एक दुर्ग हुआ करता था, एक आवासीय क्षेत्र हुआ करता था, एक को हम सीटाडेल कहते थे, एक को लोअर टाउन कहते थे। इसका मतलब है कि ऐसे नगर जिसमें जो है 2 भाग होते थे, कभी कभी इसको पूर्वी और पश्चिमी टीला के नाम से भी जाना जाता है। तो जो पश्चिमी टीला था वो ऊंचा हुआ करता था, जो पूर्वी टीला था वो नीचा हुआ करता था। तो पूर्वी टीले को ही लोअर टाउन कहते हैं और पश्चिमी टीले को ही सीटाडेल या अपर टाउन कहते हैं। तो पढ़ने वाले लोगों ने जब इस प्रकार का घर का विवरण देखा कि एक ऐसा बना है, एक ऐसा बना है, तो उन्होंने सोचा कि ये थोड़े बड़े लोगों के लिए रहा होगा, मतलब प्रशासक वर्ग के लिए रहा होगा। जो अमीर लोग रहते रहे होंगे वो दुर्ग वाले क्षेत्र में रहते होंगे, सुरक्षा कर्मी भी दुर्ग में रहते होंगे, और सामान्य आदमी कहाँ रह रहा होगा? लोअर टाउन में। मतलब ये समझ लीजिए कि सर गांव को अगर 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो प्रधान जी कहाँ रहेंगे? सीटाडेल में रहेंगे, और बाकी आम जनता कहाँ रहेगी? लोअर टाउन में। तो ये जो नगर वो था ना, ये इस तरह से बटा हुआ था, और इसमें जो दुर्ग था, दुर्ग वाले क्षेत्र में ज्यादातर महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक और सार्वजनिक लोग रहते थे ना, वो रहा करते थे। जितनी ऑफिसें हुआ करती थी वो भी सीटाडेल में ही बनाई जाती थी। ठीक है, नहीं समझ पा रहे? इसके साथ ही साथ देखिए, चन्हूदड़ो एक ऐसा नगर है जिसमें अक्सर क्या होता था ना कि सारे शहर जो बनते थे वो दुर्गीकृत होते थे। दुर्गीकृत मतलब उसके आगे दुर्ग बनता था। जैसे मानो ये पूरा का पूरा लोअर टाउन है, इसके आगे दुर्ग बनेगा, तो मैक्सिमम जितने शहर हैं वहां पे दुर्गीकरण मिला हुआ है, मतलब उसको कवर किया गया है। सामने से एक ऊंचा घर बनाया गया है जिसको दुर्ग या सुरक्षा घेरा के रूप में समझा जाता है। लेकिन उन्हीं 7 शहरों में से एक शहर मिला है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो वही शहर है जहां से सजावट के सामान मिले हैं, लिपस्टिक मिली है, कंघा मिला है, शीशा मिला है ना, वक्राकार ईंटें मिली हुई हैं। वक्राकार ईंटें मतलब ऐसे घुमावदार ईंटें। तो घुमावदार ईंटें सजावट का काम करेंगी ना, शीशा कंघा सजावट की बात करेगा कि नहीं? तो इसका मतलब है यह भी पता लगता है कि महिलाओं को जो है वो सजावट का भी उस समय शौक था। आज भी है, पहले भी था, ये महत्वपूर्ण है कि मतलब उस समय भी इन चीजों के साक्ष्य मिले हैं। आप समझो उस समय अगर लिपस्टिक के यूज हो रहे हो तो इसका मतलब है सजावट का ध्यान दिया जाता रहा होगा। तो चन्हूदड़ो एक क्षेत्र है जहां से एक तो ये चीजें सजावट की चीजें मिली हैं, वक्राकार ईंटें भी मिली हैं। लेकिन सर एक सबसे बड़ी खासियत वहां मिली है कि एकमात्र ऐसा नगर है जिसमें दुर्ग नहीं है। कल अगर आपसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर दुर्गीकृत नहीं था तो कौन सा था? चन्हूदड़ो। कल अगर पूछ ले कि लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, शीशे कहाँ, वक्राकार ईंटें कहाँ मिली हैं? चन्हूदड़ो। बता लोगे? अभी देखो एक एक शब्द को पढ़ते चलो, थोड़े दिन बाद ना 1-2 क्लास में आप इतने हैबिचुअल हो जाएंगे कि मैं अगर आपसे कालीबंगा पूछ लूं तो आप राजस्थान चले जाओगे। अगर मैं आपसे कालीबंगा पूछ लूं आप जूता हुआ खेत बता दोगे। मैं आपसे खिलौना बोलूं आप हरियाणा चले जाओगे ना। आपसे मैं मतलब ऐसे शब्द बोलूंगा, वक्राकार ईंटें बोलूंगा बता दोगे ना, तुरंत अलंकृत ईंटें बोलूंगा तुरंत राजस्थान कालीबंगा चले जाओगे। बात समझ रहे? हम बोलेंगे दुर्ग वाले शहर तो बता दोगे, बिना दुर्ग वाले शहर तब बता दोगे। एक शहर तो ऐसा मिला है बच्चे जिसमें 3 इकाइयां थी, सीटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। धौलावीरा, क्या बोलते हैं, धौलावीरा नाम का एक शहर है जहां पे नगर नियोजन ना 3 भागों में डिवाइडेड है।
सबसे ऊपर दुर्गीकृत मतलब कि वो सिटाडेल, उसके बीच में मिडिल टाउन, उसके बाद लोअर टाउन। तो सामान्यतः जो है वो सभी शहर दो भागों में विभाजित थे, लेकिन एक चन्हुदड़ो है जिसमें केवल एक भाग है, दुर्गीकृत नहीं था वो, ऐसा एक भाग मत कहिएगा दुर्गीकृत नहीं था, बाकी सभी दुर्गीकृत थे। और धौलावीरा एक ऐसी जगह है जहां पर 3 इकाइयों में बटा हुआ है। ऐसे ही एक बात और ध्यान रख लो बच्चे कि धौलावीरा एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे उत्तम जल प्रबंधन मिला है। पानी का सबसे बढ़िया जो मैनेजमेंट करने का व्यवस्था है वो धौलावीरा में ही। कल अगर पूछ ले कि सर्वोत्तम जल प्रबंधन हड़प्पा सभ्यता की किस साइट से मिलता है, तो सर्वोत्तम जल प्रबंधन जो हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा की साइट से मिलता है। अगर आपसे पूछ ले वक्राकार ईंटें कहाँ मिली हैं, तो वक्राकार ईंटें सजावट के लिए हैं तो चन्हुदड़ों से मिली है। लेकिन कल अगर आपसे पूछ ले कि अलंकृत ईंटें कहाँ से मिली है, सजावटी ईंटें कहाँ से मिली है, तो कालीबंगा से मिली है ना। तो एक एक फैक्ट ऐसे पिरो मतलब याद करो। अभी तक हो सकता है आपको 1-2 याद रहा हो, अभी 4 याद हो गए, कल तक में और भी 20 याद हो जाएंगे। तो धीरे धीरे हर चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी। राइट, चलो अभी और सारी बातें करेंगे अलग अलग शहरों के बारे में। लेकिन एक चीज और समझिए, इतना बढ़िया ये लोग घर बनाते थे कि इनके घर के अधिकतम साक्ष्य जो मिले हैं वो मिले हैं कि जो इनके खिड़की और दरवाजे थे वो गलियों में खुलते थे, मुख्य सड़क की तरफ नहीं। जैसे मान लो एक चौड़ी सड़क गई है तो चौड़ी सड़क से इधर 90 डिग्री पे काटेंगे, 90 डिग्री के बाद कॉलोनी में गली जाएगी ना, तो इनके खिड़की और दरवाजे जो होते थे वो गलियों की तरफ खुलते थे। इससे ये पता लग रहा है कि शांति प्रिय सभ्यता थी। इनको मतलब हॉर्न वॉर्न वो चिल्ला, देखो अगर मुख्य सड़क की तरफ खुलेगा तो आपको शोर भी सुनाई देगा ना, और गलियों की तरफ खुलेगा तो शांति प्रिय, उधर की थोड़ी बहुत जो चिल्लाहट होगी बातचीत होगी वो भी घर पे न सुनाई दे। ये कुछ वैसा ही हो गया जैसे आजकल अगर कभी रेलवे स्टेशन के बगल किसी को जमीन मिल जाती है तो अपना दरवाजा रेलवे स्टेशन की तरफ करेगा, उसको इसमें ऐसा लगता है कि मतलब हम एकदम पोर्श एरिया में हैं और हमारा घर जैसे ही बाहर से निकलो रेलवे स्टेशन दिख जाता है। लेकिन अगर हड़प्पा सभ्यता के लोग रहे होते तो उनको रेलवे स्टेशन से बहुत सारे यात्री भी तो दिखते और उनको ये लगता कि हमारी प्राइवेसी भंग हो जाएगी, और इसी वजह से वो हमेशा घर की खिड़कियों और दरवाजों को किधर रखते थे, गलियों में रखते थे। यहाँ तक नियोजन में पाया गया है कि यदि आप उनके दरवाजे पे खड़े हो जाइए तो दरवाजे से आंगन नहीं दिखेगा। प्राइवेसी का इतना ध्यान रहता होगा कि जैसे घर का एक कमरा बनेगा फिर ऐसे किनारे से आंगन की तरफ जाएंगे। आजकल का जो भवन निर्माण हो रहा है वो अगर आप मुख्य दरवाजे पे चले जाएं तो आप उनके घर का मैक्सिमम स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि कैसा बना हुआ है। लोग पैसा लगाए हैं तो दिखाना भी तो है। आज अगर पैसा कोई लगाया है, संगमरमर बढ़िया अगर बिछवाया हुआ है, उसको लगता है बहुत सारा गार्डनिंग करा हुआ है, तो गेट पे जाओ तो कम से कम दिखे ना, तब कि जाके बाहर बढ़ाई करो, अरे उनके घरे घरे बहुत पैसा खर्चा करे हैं, बहुत बढ़िया बनवाया। लोगों को ये भी तो सुनना है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों की प्रवृत्ति जो थी वो घर से आंगन नहीं दिखता था। मतलब इससे पता लग रहा है कि वो थोड़े से प्राइवेसी को महत्व देते थे, सार्वजनिक जीवन को कम थोड़ा सा वैल्यू कर रहे हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा सोशल नहीं, कुछ चीजों को पर्दे के तहत रखना चाह रहे हैं। और सुनो, हर घर में कुएं हैं, मैक्सिमम जितने घर आप देखेंगे लगभग सभी घरों में कुएं प्राप्त हुए हैं। अच्छा, घर में ही कुएं होने का साक्ष्य ये है कि पानी भी भरने के लिए बाहर नहीं जाना। समझ? तो इससे भी क्या हो रहा है कि प्राइवेसी का वो लोग ध्यान दे रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि हर एक जगह पर लगभग जो है वो घर गलियों की तरफ खुलते थे, घर से आंगन नहीं देखा जा सकता था। लगभग प्रत्येक घरों में क्या चीज, और हर घर में आंगन था, हर घर में आंगन की व्यवस्था भी थी, लेकिन आंगन बाहर से नहीं दिखता था। और यहाँ तक कि हर घर में लगभग 4-5 कमरे मिले हैं, हर घर में रसोई घर और स्नानागार मिला है, हर घर में लगभग कुओं के भी साक्ष्य मिले हैं कि पानी वहीं से निकाल करके आदमी स्नान घर पे ही अंदर करे। तो इसी चक्कर में हमें न ढूंढते ढूंढते
जब हड़प्पा सभ्यता की तरफ घूम रहे थे तो एक बड़ा सा स्नानागार मिल गया। तो हमने ये सोचा कि जब हर घर में नहाने की व्यवस्था थी तो ये बड़ा सा नहाने की व्यवस्था क्यों की गई ना। अब हो सकता है उसमें कुछ और होता रहा हो, लेकिन आज जब हमारी समझ डेवलप होती है, आप आगे वाले पे बैठ जाओ। अब मत बतियाना, ठीक? दो अच्छे दोस्त अगर एक बेंच पर बैठे, वैसे दो अच्छे नहीं, दो खराब दोस्त, क्योंकि अगर आपका दोस्त बगल बैठ के आपको बतिया रहा है, क्लास में बात करवा रहा है, तो जान लो वो आपका अच्छा दोस्त नहीं है। एकदम दोस्ती आज के आज तोड़ देनी है। क्लास में यदि बैठे हैं तो कम से कम क्लास में सुनने की तरफ, अगर आप बदमाशी करें तो बोले कि नहीं क्लास सुनो, तो अच्छा दोस्त हो। अगर कोई बात करे या करवाए तो हाँ, तोड़ देनी है दोस्ती ना, ठीक। अच्छा, कुछ मैं भी प्रयास करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक। तो इसीलिए जो है घर में जब हम घूमते घूमते, मतलब वहां पे जो साक्ष्य की खुदाई कर रहे हैं ना, वो घूमते घूमते गए तो उन्हें मिल गया एक बड़ा सा स्नानागार। तो उनको लगा कि जब हर घर में स्नानागार है तो ये बड़े से स्नानागार की क्या जरूरत पड़ी। तो उन्होंने आज के समाज को देखते हुए सोचा कि कोई ना कोई धार्मिक अवसर रहा होगा, तो लोग घर पे ना स्नान करके बाहर एक जगह पे आके धार्मिक चीजों को अनुष्ठान, जो जैसे आज हम लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, तो आज की ही बात को देख करके उन्होंने सोचा कि शायद धार्मिक मामले रहे होंगे। लेकिन अब फिर से मुद्दा नया आ गया कि अगर धर्म इतना प्रवेल कर रहा होता, धर्म इतना प्रमुख होता, तो हमें वहां पे मंदिर भी मिलते, मूर्तियां भी खूब सारी मिलती ना। तो मतलब धर्म है तो, लेकिन अप्रत्यक्ष है। कहीं पे हमें बहुत बड़े बड़े मंदिर नहीं मिले, और मंदिर नहीं मिलने से ये भी पता लगता है कि भगवान का बहुत ज्यादा मान्यता नहीं है, उस रूप में तो नहीं है जिस रूप में आज हम मान रहे हैं। तो कुछ लोग ये आते हैं कि चलो धर्म रहा होगा, प्राकृतिक पूजन रहा होगा। कैसा? प्राकृतिक मतलब कि पेड़ों को भगवान मानते, पशुओं को भगवान। मैंने आपको कहा था कि एक जनजाति रहती है असम के क्षेत्र में जो शेर को अपना भाई मानती है आज भी। बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी जो है वो पेड़ों की टहनियां जो गिर जाती हैं ना, उसको उठा नहीं सकते आप, और अगर आप उठा लें तो वो आपसे लड़ने को तैयार हो जाएंगे। उनकी मान्यता है कि मतलब ये पेड़ जो है वो भगवान है। पहले प्राकृतिक पूजन, प्रकृति को जब भगवान मानते थे तो हर चीज को, पेड़ ना, इन सब चीजों को भगवान की श्रेणी, जल अभी आएंगे देखिए। इसीलिए प्रकृति पूजा जब होगी तो भगवान अलग होंगे, जब प्रकृति पूजा बदल जाएगी तो भगवान भी बदल जाएंगे। और आज देखो एकदम बदलाव हो गया है, तो आज के प्रमुख भगवान अलग हो गए। आज के प्रमुख भगवान कौन हो? कुबेर। हर आदमी ले जाके रखना चाहिए, पैसा चाहिए ना सबको। एक समय लोगों को ताकत चाहिए थी, और वो जैसे समय है, मैं बोलूं वैदिक काल, तो वैदिक काल में सारा खेल ताकत से हो रहा है। ताकत होगी तभी तुम दूसरे को जीत पाओगे, और दूसरे को जीत पाओगे तो वो राज्य तुम्हारा हो जाएगा। जब तुम्हें ताकत की ज्यादा जरूरत है तो भगवान भी ताकतवर चाहिए ना। इसीलिए उस समय के प्रमुख भगवान इंद्र रहे, पुरंदर। इसलिए प्रमुख रहे कि इंद्र को तूफान का ना, बारिश का ना, और किला तोड़ने वाला, पुरंदर मतलब किला तोड़ने वाला, तो स्ट्रेंथ मान्यता रख रही। तो भगवान भी कौन प्रमुख है? स्ट्रेंथ वाले। लेकिन जब लोग लड़ाई झगड़ा करके थक जाएंगे तो कहेंगे देखो एक बात है, लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलेगा, आपस में शांति बना के रहो। तो शांति बनाने वाले भगवान विष्णु आ जाएंगे, पालन करता। तो फिर जब वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की तरफ आगे बढ़ेगा तो हमारे भगवान फिर बदल जाएंगे। हमारे जो भगवान पहले प्रमुख थे कौन? इंद्र, वो बदल करके विष्णु जी हो जाएंगे। समय जैसे जैसे आवश्यकता बदली वैसे वैसे भगवान भी हमने परिवर्तित किए। जब हमें ताकत चाहिए थी तो ताकत वाले देवता को पूजा करते थे। सबसे प्रमुख देवता वेदों में इंद्र को माना गया वैदिक काल। और उसके बाद वर्तमान समय में देखा जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता है। कल अगर इतिहास लिखा जाएगा तो वर्तमान में त्रिदेवों की चर्चा की जाएगी। समझ रहे? तो जब हम लोग देखे तो हमने सोचा कि शायद धार्मिक मामला रहा होगा। लोग यहाँ पर किसी विशेष अवसर पर स्नान करने आते रहे। ठीक है, हमें पता नहीं, हो सकता है कल खुदाई में कोई साक्ष्य मिले
और हमें पढ़ते हुए पता लग जाए कि वो यज्ञशाला थी, सब एक साथ बैठ के अनुष्ठान करते थे, हो सकता है। ये तो हमारी केवल समझ है कि हम उसको क्या मान रहे हैं, स्नानागार मान रहे हैं। तो जब धर्म प्रत्यक्ष नहीं निकला तो लोगों ने कह दिया कि अप्रत्यक्ष धर्म रहा होगा, इसका मतलब प्रकृति पूजन रहा होगा। समझ में क्या? 3 बजने में 5 मिनट बचे ना, मतलब हम 10 मिनट और पढ़ेंगे। अच्छा ठीक, 20 मिनट पढ़ेंगे। तो सुनिए, कोई ऐसा बच्चा जिसको ऐसा लग रहा हो कि नहीं छुट्टी कर दी, अब सुनो, मन लगा के सुनो। देखो थोड़ा ज्यादा सुनना पड़ रहा है, मुझे पता है, बोरिंग लग रहा होगा, ये भी पता है। समझने में विश्वास करो, लिखवा तो देंगे। सुनो भाई, तो हम स्नानागार को धर्म से जोड़ दिए। जब धर्म हमें ढूंढने पर नहीं मिला तो हमने कहा प्रकृति पूजन रहा होगा, और प्रकृति पूजन को थोड़ा सा और रिलेट कर पाए क्योंकि हमें एक जगह उर्वरा देवी की वो मूर्ति भी मिली ना, उर्वरा देवी की एक मूर्ति मिली है, कमल से जो है निकलते हुए दिखाया गया है। तो उर्वरा देवी मतलब कृषि ना। अच्छा, एक और जगह हमें मिला हुआ है मातृ देवी, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो मातृ देवी भी कोई देवी नहीं, मतलब कि वो भी प्रकृति पूजन है। अच्छा, तीसरी सबसे बड़ी बात है ना कि हमें लिखी बहुत सारी बातें मिली लेकिन हम पढ़ ही ना पाए। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक है। लिपि और भाषा दोनों अलग है, ध्यान रखना। जैसे हम भाषा हिंदी बोलते हैं, लिपि हमारी देवनागरी है। हम भाषा अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन लिपि हमारी रोमन है। तो अगर आप मैसेज वाला कैसे है लिख दीजिए, KAISEHAIN ना, तो वो जो कैसे हैं लिखते हैं, आपने भाषा लिखा हिंदी लेकिन लिपि लिखी रोमन। भाषा हिंदी और लिपि रोमन। तो वहां पे जो भाषा मिली है ना वो चित्रात्मक मिली है, जो उसकी लिपि है वो कैसी है, चित्रात्मक है। अच्छा, चित्रात्मक है तो हमें पता ही नहीं है क्या पढ़ना है उसको, तो इसीलिए आज तक हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि को डेसिफर ही नहीं कर पाए। और जब हम डेसिफर नहीं कर पाए मतलब पढ़ नहीं पाए, तो इसीलिए हमें हड़प्पा सभ्यता की कोई बहुत ऑथेंटिक बातें नहीं पता है। कुछ अगर हमें साक्ष्य मिला भी है तो हम उसे समझ नहीं पाए। बात समझ रहे? तो अगर कल आपसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो चित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार पाए जाने का श्रेय क्या किसको? धर्म की उपस्थिति। धर्म प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित था या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से भगवान की बहुत ज्यादा मूर्तियां मिली नहीं। एक तो मोहर मिली है, एक मोहर मिली है। मोहर में एक व्यक्ति जो है बैठा हुआ है और उसके चारों तरफ जो है जानवर बैठे हुए हैं। गैंडा है, 2 हिरन भी बैठे हुए हैं, और कौन है? हाथी है, बैल है शायद ना। ऐसे करके कुल मिलाकर के 5 प्रकार के जानवर हैं और संख्या में 6 है, चूंकि हिरन की संख्या 2 है। तो कुल 6 और 5 प्रकार के जानवर उसी व्यक्ति के चारों तरफ सील पर, वो मुहर पर बैठे हुए हैं। तो पढ़ने वालों ने उसे पशुपतिनाथ कह दिया। पशुपति बराबर भगवान शिव। तो पशुपति की जो मोहर मिली है उसे लोगों ने धर्म से जोड़ दिया कि मतलब भगवान शिव की पूजा होती रही होगी। पशुपतिनाथ बराबर कौन? भगवान शिव। तो पशुपति की मुद्रा। अच्छा, एक और चीज मिली है, वो दाढ़ी वाला साधु मिला है, दाढ़ी का एक व्यक्ति मिला है, बियर्डेड मैन मिला है। तो बियर्डेड मैन मिलने का मतलब ये है कि लोग, अच्छा वो जो आदमी मिला है ना बियर्डेड मैन, देखो मैं कह रहा था एक ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप पे आपको इमेज सेंड करूंगा, मैं कोशिश करता हूँ कि आज करूँ। तो बियर्डेड जो मैन मिला है ना, उसकी यहाँ से थोड़ी सी दाढ़ी कट गई है, मतलब वो मतलब एकदम प्योर नहीं मिल पाया है, बहुत दिन का रही होगी तो कुछ ब्रेक्ड है, लेकिन उसकी दाढ़ी है। वो जो है ना बड़ा सुंदर सा शाल पहन रखा है, इतना सुंदर शाल पहन रखा है कि उसमें 3 पत्तियों की डिजाइन बनी हुई। हाँ, 3 पत्तियों वाली उस पर डिजाइन बन रखी है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये महंगा शॉल होगा, मतलब उस समय अगर इतना बेहतर डिजाइन वाला, आप आज जाके ढूंढना थोड़ा सा,
सेंट के बारे में हड़प्पा सभ्यता देखना, उसको जूम करके देखोगे ना तो बड़ा सुंदर, मतलब एकदम सजा सजाया बैठा हुआ है व्यक्ति। तो इतना सुंदर शॉल ओढ़ने का मतलब है ये आम आदमी तो नहीं रहा हो। लोग कुछ मान रहे हैं कि हो सकता है ये प्रीस्ट रहा हो, पुजारी, लेकिन फिर उसके शॉल को देख के लोगों को शक हो जाता है कि प्रीस्ट को भी इतने महंगे कहां से मिलेंगे, तो लोग सोचते हैं ये प्रीस्ट किंग रहा होगा। प्रीस्ट किंग मतलब वो राजा रहा होगा, लेकिन साथ में साथ पुरोहित भी रहा होगा, पुरोहित ही राजा रहा होगा ना। तो प्रीस्ट किंग हम अपने अनुमान, अच्छा दाढ़ी बड़ी रख रखा है तो दाढ़ी रखने, आज जैसे फैशन में लोग दाढ़ी रख ले रहे हैं, पहले दाढ़ी रखने का प्रमाण जो हुआ करता था वो संन्यास हुआ करता था। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाए कि जो संन्यास का मतलब है जो संत जीवन में जाने जाए वो सब ना इस प्रक्रिया में चलते थे। पहले बाबा लोग को देखो ना, आप बाबा लोग को देखेंगे आज भी, अगर वो जीवित होंगे तो वो सुबह उठ करके सबसे पहले दाढ़ी बना लेते हो। पूछना कभी जैसे जीवित रहे होंगे आपके एक पीढ़ी के पहले की चीजों को, अब तो लोगों को ये फैशन में ना, अब तो कहते हैं शादी में तभी जाएंगे जब दाढ़ी रहे। पहले जैसे घर पे ऐसा बात होती थी, अम्मा बताती है कि जब शादी में लड़का जाया करता था तो सर मुड़ा दिया जाता था, टकला करवा देते थे, और अगर याद हो तो मुकुट भी पहनाया जाता था, तो मुकुट खिसके ना इसलिए बीच में रुमाल लगाई जाती थी। शहर मुकुट ही मान लो, क्या दिक्कत। तो सर आज भी वो रुमाल लगाने की प्रथा तो है, आप देखो उसके नीचे कपड़ा रख करके ही रखते हैं, लेकिन अब इनको कौन समझाए कि अब जब बाल है ही पहले से तो कपड़े की बहुत आवश्यकता नहीं। तो ये प्रथाएं पहली थी, लेकिन अब देखो बदल गई ना, चेंज हो गई। अब जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये थोड़ी कहा जाएगा कि मतलब शादी या विवाह में ऐसे का वो, अब तो लोग कहेंगे कि मतलब तब फैशन था, लोग जो है बाल रखने पसंद करते थे, दाढ़ी रखने पसंद करते थे, समय के हिसाब से चीजें बदली है, संस्कृति बदली हुई। तो मात्र देवी मिली उर्वरा। अच्छा देखो अभी मैं क्या नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं स्थान नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि हड़प्पा से मिला कि मोहनजोदड़ो से मिला, अभी मैं बस बता रहा हूँ कि मिला है। एक दाढ़ी वाले साधु मिल गए, मात्र देवी की मूर्ति मिल गई, एक तो कब्रिस्तान में मिला है, कई सारी कब्रें, उसका नाम ना R37 रख दिया गया है। R37 नामक कब्र भी मिली, कब्रिस्तान है वो पूरा का पूरा। कब्रें जो थी वो मैंने कहा ना सिंगल, मतलब एकल थी, युगल थी, और कहीं कहीं ना तो आदमी के साथ उसका प्रिय जानवर भी दफनाया मिला है, आदमी के साथ कुत्ते के साथ। अब ये दोनों एक साथ मरे रहे होंगे या एक मरा होगा और दूसरे को वैसे ही दफना दिए होंगे, क्या हुआ था भाई, ये बड़ी सोचनीय बात है कि मान लो मास्टर मर गया, अब जरूरी थोड़ी उसी दिन उसका वो पालतू जानवर भी मरा हो, या हो सकता है कि किसी एक्सीडेंट में दोनों के दोनों साथ में मरे हों, लोगों ने दोनों को दो गड्ढे खोदने की जगह पे एक ही गड्ढे में दफना दिया, कुछ भी हो सकता है। कहीं कहीं तो 3 लोगों को एक साथ दफनाने के भी श्रेय मिलते हैं। तो एकल समाधि में मिली है, युगल समाधि में मिली है ना, और 1 से 2 से ज्यादा लोगों की भी समाधियां भी मिली हुई। एक कब्रिस्तान का तो नाम ही बदल करके रख दिया गया R37, हड़प्पा में मिला था ना, इसको एक कनेक्ट कर लीजिए, हड़प्पा में R37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला है। मोहनजोदड़ो में बहुत सारी चीजें मिली, एक तो कांसे की मूर्ति मिली, कांसे की मूर्ति, कांसा मतलब टिन और तांबे से बना हुआ। उस समय एक वैक्स टेक्निक हुआ करती थी, उसको बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। कल मेरे से कोई बच्चा पूछ रहा था, हाँ आप भी पूछ रहे थे कि उस समय पेट्रोलियम नहीं था, जैसे आज जो मोमबत्ती है वो सामान्यतः पेट्रोलियम उत्पाद में आती है तो हम आसानी से बना लेते हैं। तो ध्यान रखिए जो मोम है वो कई प्रकार की होती है, केवल पेट्रोलियम उत्पाद को ही मोम नहीं कहते। ये चूंकि उस समय उपलब्ध तो रहा नहीं होगा, चूंकि टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो बहुत सारे पेड़ों से निकला हुआ या किसी भी प्रकार से पेट्रोलियम वाला नहीं, एक मोम हुआ करती थी, और उस मोम से ये लोग मूर्तियां बनाते थे। कैसे? पहले मोम से एक आकार बनाते थे, मोम से आकार बना करके जिस तरह की मूर्ति बनानी हो उसका मोम का आकार बना लेते थे, और मोम के आकार के ऊपर ये मिट्टी को लपेट दिया करते थे, और मिट्टी को लपेट के पूरा मिट्टी से सांचा बन जाए, अब उस मिट्टी को पकाने के लिए रख देते थे। जब मिट्टी पकेगी तो धीरे धीरे मोम गल भी जाएगी,
तो अगर आपको ध्यान हो तो वो केवल मिट्टी का सांचा रह जाएगा और मोम गल जाएगी, मोम को निकाल लेंगे, दूसरे में प्रयोग करेंगे। अब उसमें धातु डाल देंगे, उसी आकार में पूरे में धातु डाल देंगे, धातु को गला करके डाल दिया जाएगा, पूरा का पूरा जब 2-4 दिन में वो जम जाएगा तो ऊपर की मिट्टी को तोड़ दिया जाएगा। ऊपर की मिट्टी को तोड़ देंगे तो वो कांसे की मूर्ति बन जाएगी। इसी टेक्निक से नर्तकी, वो एक कांसे की मूर्ति बनी मिली है, उसे लोग नर्तकी की मूर्ति कह रहे हैं। नर्तकी की मूर्ति क्यों है? क्योंकि उसका जो पोस्चर है वर्तमान नृत्य के अनुसार है। आज अगर देखा जाए तो उसका पोस्चर जो है वो दिख रहा है कि वो नृत्य करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि उसे डांसिंग गर्ल कहा गया, नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, ऐसे ही सर घूमते घूमते ना एक जगह तो बड़ा सा गोडाउन मिल गया, बहुत बड़ा सा गोडाउन, अन्नागार, सबसे बड़ी बिल्डिंग। इतना बड़ा गोडाउन मिल गया कि लोगों को सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि किस काम आता रहा होगा। तो अंततः लोगों ने बहुत पढ़ा, बहुत समझा, तो उन्होंने कहा ये अनाज रखने के काम आता होगा। किसके? और उसी का नाम विशाल अन्नागार रखा गया। क्या कहते हैं? विशाल अन्नागार। तो देखिए, विशाल स्नानागार भी मिला, विशाल अन्नागार भी मिला, नालियां एकदम ढकी हुई हुआ करती थी। नालियां जो है हर घर से नालियां जो है निकल करके सड़क की मेन नाली में मिल जाया करती थी। सफाई करने के लिए मैन होल सिस्टम था, मतलब लोग उसको उठा करके सफाई करके फिर ढक देते थे। 90 डिग्री पर एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, ग्रिड सिस्टम पर बनी हुई थी। पूरी हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार में है। इसमें 150 से ज्यादा स्थल हो चुके हैं, लेकिन 7 प्रमुख शहर हैं, नगर है जिन पे हमें पढ़ाई करनी है। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटती थी? खिड़कियां दरवाजे किधर खुलते थे? घर से आंगन दिखता था कि नहीं दिखता? हर घर में आंगन मिला है क्या? हर घर में स्नानागार मिला है क्या? क्या एक विशाल स्नानागार में मिला है? विशाल स्नानागार किसको दिखाता है? धर्म जो था वो प्राकृतिक था या मतलब ऐसा दिखावे वाला था? मात्र देवी जैसा कुछ मिला है क्या? उर्वरा देवी जैसा कुछ मिला है क्या? पशुपति की मुद्रा मिली है क्या? क्या पशुपति की मुद्रा में घोड़ा था क्या? ना, चलो आगे बात करें। हिरन था ना, गेंडा था, ठीक है ना, बाघ था, ठीक है ना, चलो 5 जानवर थे। तो सर प्राकृतिक पूजा थी, लिपि चित्रात्मक थी क्या? हम आज तक नहीं पढ़ पाए कि पढ़ पाए? नहीं पढ़। हड़प्पा इसका शहर है क्या? मोहनजोदड़ो शहर है क्या? चनहुदड़ो शहर है क्या? क्या ये सब दुर्गीकृत हुआ करते थे क्या? कोई ऐसा शहर बिना दुर्ग के है क्या? चनहुदड़ो। लिपस्टिक मिली है क्या? सीसा गंगा मिला है क्या? मिला? और सर कालीबंगा कोई शहर है क्या? लोथल कोई शहर है क्या? समझ पा रहे हैं ना? तो वो दैमाबाद है क्या? मांडा है क्या? हिंडन है क्या? सर चिनाब किससे संबंधित है? और प्रवरा और सर हिंडन आलमगीरपुर। वो सर कहीं जल प्रबंधन बहुत बढ़िया है क्या? कहाँ? धौलावीरा। और वो वक्राकार ईंटें और वो अलंकृत ईंटें कालीबंगा में जुता हुआ खेत भी मिला। जुता हुआ खेत का साक्ष्य भी कहाँ मिला है? कालीबंगा। चूड़ियों का कारखाना भी मिला है, बंगा से बंगल, बंगल से मतलब बेंगल बराबर चूड़िया। तो चूड़ियों के कारखानों का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा। अच्छा कालीबंगा है कहाँ? राजस्थान। कालीबंगा कहाँ? और वो सूत का गेंडोर कहाँ? पाकिस्तान, पंजाब क्षेत्र। और सुरपुर डाटा कहाँ है? गुजरात। आलमगीरपुर कहाँ है? मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। और सर वो जल प्रबंधन कहाँ है? और सर वो सजावट के सामान कहाँ है? और सर वो कारखाना कहाँ मिलेगा? चूड़ी वाला। जुता हुआ खेत कहाँ मिलेगा? वहाँ ना हवन के भी जौ के साक्ष्य में मिले। जौ के साक्ष्य ना, लोग कहते थे हवन में होता रहा होगा, इसीलिए जौ के साक्ष्य वहाँ प्राप्त हुए। समझ पा रहे? तो दुनिया हरी भरी सी लग रही। मतलब आपने जो पढ़ा, अगर आपको इसी पर प्रश्न बना दिया जाए तो आप कर लेंगे क्या? चलो अभी मैंने इसको परीक्षा उपयोगी रिलेट नहीं किया है, मैंने थोड़ी कहानी सुनाई,
कल की कहानी और सुन लेना। कल की कहानी के बाद आप क्या कर लेंगे, लगभग हड़प्पा सभ्यता रट लिए होंगे, ठीक है। और फिर जरूरी बातें हम नोट करवा देंगे। कल सबसे पहले नोट करवाएंगे 15-20 मिनट लिखवाएंगे, और उसके बाद फिर 40-50 मिनट जो बचेगा वो समझाएंगे। हड़प्पा सभ्यता थोड़ी बहुत समझ में आई? तो आज की कहानी यहीं पे छोड़ देते हैं, कल मिलेंगे यहीं से आगे। समय कितना है बताएंगे? 3:10 हो गया, बस आज छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर से बोलो। अरे नहीं, ओ प्लीज बैठो वो मैं मजाक कर रहा था। मैंने कहा जैसे मास्टर मर जाए तो उसके साथ ऐसा नहीं कि कुत्ते को मार देते थे। हाँ, तो कोई ऐसी घटना हुई होगी जहाँ पे दोनों की डेथ साथ में हो गई होगी, तो मास्टर और उसके पेट को दोनों को साथ में दफना दिया गया। बिल्कुल है। देखो, दो साथ में मनुष्यों की भी समाधि प्राप्त है, मनुष्य के साथ उसके प्रिय जानवर की भी समाधि प्राप्त है, समाधि के साथ उसके बर्तन भी प्राप्त है। और बर्तन मिलने से ये पता लगता है कि वो जीवन के बाद भी जीवन पर विश्वास करते हैं, लोकोत्तर जीवन में। एक मिनट बोलो। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का दोनों पैरेलल चलेगा, दोनों पैरेलल चलेगा। ना तो आप मुख्य में कृषि कह पाएंगे और ना तो मुख्य में पशुपालन कह पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं किसी को प्राथमिकता देना चाहूँ तो कृषि, क्योंकि कृषि के साक्ष्य ज्यादा मिले हैं, इसी से अन्नागार भी इस बात को संतुष्ट करता है। तो कृषि प्राथमिक है, आगे चल के पशुपालन प्राथमिक हो जाएगा। वैदिक काल जब आएगा तो देखो ऐसे रिलेट किया करो ना, यहाँ कृषि वहां पशुपालन।